गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आज के व्याख्यान का विषय है। रिपब्लिक का मुख्य विषय न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य की स्थापना है। प्लेटो ने इसकी स्थापना के एक प्रमुख साधन के रूप में शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का सुविस्तृत विवेचन और इतना श्रेष्ठ विश्लेषण किया है जिसे देखकर रूसो ने कहा, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखा गया ऐसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो इससे पहले कभी नहीं लिखा गया। प्लेटो का ये विचार है कि व्यक्ति एवं समाज के उत्थान में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान है और उस अज्ञान को समाप्त करने का एकमात्र उपाय ज्ञान अर्थात शिक्षा है। प्लेटो ने शिक्षा को बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार माना। प्लेटो का विचार है कि अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षा मानव आत्मा में बाह्य रूप से ज्ञान का प्रवेश नहीं कराती है। मानव आत्मा के पास स्वयं ज्ञान नेत्र होता है। शिक्षा ऐसा वातावरण देती है कि आत्मा का यह ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाए। इस तरह प्लेटो का विचार है कि शिक्षा द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना और कर्तव्य परायणता की भावना का संचार किया जा सकता है, व्यक्ति के विचारों को परिष्कृत किया जा सकता है और ऐसा करने से सभी वर्गों में अपने कर्तव्य पालन की भावना का संचार होगा, तभी राज्य में एकता और व्यवस्था बनी रह सकती है। प्लेटो के इसी विचार को बार्कर ने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जो मनुष्यों के हृदय में सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने की भावना उत्पन्न करती है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। पहली पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा की। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना इन दोनों पद्धतियों के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित की है। पहले हम देखते हैं एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में शिक्षा की कोई सार्वजनिक राजकीय व्यवस्था नहीं थी। यह प्रत्येक परिवार का निजी कार्य या दायित्व ही समझा जाता था। एथेंस की शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 स्तरों में बंटा हुआ था। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक थी। इस शिक्षा के मुख्य विषय पढ़ना, लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन करना, व्यायाम, खेलकूद, संगीत आदि थे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा यह शुल्क देकर सोफिस्टों से प्राप्त की जाती थी, जिसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति इन विषयों की प्रमुखता थी। यह 14 से 18 वर्ष तक की थी और जो शिक्षा का तीसरा स्तर या अवस्था है वो 18 से 20 वर्ष की आयु का था, जिसमें सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। एथेंस की ये जो शिक्षा पद्धति है यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी, परंतु इसमें शिक्षा देना परिवार का दायित्व होने के कारण यह शिक्षा राज्य की प्रकृति और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। अब हम देखते हैं स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। यह एथेंस की शिक्षा पद्धति से बिल्कुल अलग शिक्षा थी। स्पार्टा चारों तरफ से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ होने के कारण सदैव आक्रमण के भय से ग्रस्त रहता था। इसलिए इस शिक्षा पद्धति में सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी।
तो जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी वो राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुरूप तो थी, पर इसका पाठ्यक्रम इस तरह का था कि इसमें शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तो अच्छी थी, परंतु मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित था। यानी कि पाठ्यक्रम बहुत संकीर्ण था, जो कि व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त नहीं था। तो प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों को ग्रहण करके अपनी पद्धति में इन दोनों के गुणों का समन्वय किया है। तो अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया है और व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसमें 6 वर्ष की आयु से 50 वर्ष तक की आयु से संबंधित शिक्षा योजना का विवरण दिया गया है और इस शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक शिक्षा तथा दूसरा उच्च शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है। यह 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए है। 6 वर्ष की आयु से शिक्षा प्रारंभ होगी। इस आयु वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, अनुकरण द्वारा सीखते हैं, इसलिए उन्हें देवी देवताओं की ऐसी कथाएं बताई जाए जिससे वे इन प्रेरक कथाओं के माध्यम से वे प्रेम, सत्य, दया, करुणा, परोपकार के जो सद्गुण हैं उनके व्यक्तित्व में आ सके, वे सीख सकें। अगले 6 वर्षों के लिए जो 12 से 18 वर्ष तक के लिए है, विद्यार्थियों को मुख्यतः संगीत व व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे उनमें विचार शक्ति का, आत्मशक्ति का विकास होगा। जो 18 से 20 वर्ष तक की आयु है उसमें सैनिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन की प्रवृत्ति, आत्मनियंत्रण और साहस का गुण पैदा हो, वे राज्य की रक्षा में सहायक होंगे। तो यह है प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए। अब हम देखते हैं प्लेटो की उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए थी, परंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ विशिष्ट प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों के लिए ही है। 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद विद्यार्थियों की एक बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा रखी गई है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग में जाएंगे और जो परीक्षा में सफल हैं वही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उच्च शिक्षा में भी 2 स्तर रखे हैं, 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। जो 20 से 30 वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम में गणित, जिसमें अंकगणित, ज्यामिति, उसके अलावा ज्योतिष, स्वर विद्या, इनको प्रमुख स्थान दिया गया है। इस पाठ्यक्रम को जो उत्तीर्ण करने में असमर्थ विद्यार्थी हैं वो सैनिक वर्ग में वापस जाएंगे या राज्य के सामान्य प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है। 30 से 35 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा रखी गई है उनके पाठ्यक्रम में 2 विषय मुख्य रूप से होते हैं, द्वंद्ववाद और दर्शन। क्योंकि प्लेटो का मानना है कि द्वंद्ववाद ही वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और शासन करने का अधिकार केवल ज्ञानी लोगों को ही है और इन दोनों विषयों का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति इतना प्रबुद्ध हो जाता है कि वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो की शिक्षा का औपचारिक कार्यक्रम
चाहे 35 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाता है, परंतु इतने लंबे शिक्षण के बाद भी प्लेटो अपने संरक्षकों के शिक्षण को अपूर्ण मानता है, क्योंकि यहाँ तक केवल बौद्धिक शिक्षा ही प्राप्त हुई है। उन्हें संसार का व्यवहारिक अनुभव नहीं है, वे संसार की वास्तविकता से परिचित नहीं है। इसलिए प्लेटो ने अगले 15 वर्ष तक की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि वे बुद्धिजीवी दार्शनिक संसार की वास्तविकताओं से परिचित हो, तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करें और इस 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की जो कठिन परीक्षाएं हैं उसमें खरे उतरने वाले और जिनको लोक व्यवहार और शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा पूर्ण रूप से, वे दार्शनिक ही प्लेटो की राय में शासक बनने के अधिकारी है। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया माना है, इसलिए ये कहा है कि 50 वर्ष के बाद भी उन्हें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। प्लेटो के द्वारा राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो है कि प्लेटो ने सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक यानी सर्वांगीण विकास करना है और इस दृष्टि से प्लेटो की शिक्षा योजना पूरी खरी उतरती है। व्यक्ति के प्रत्येक गुण को विकसित करने का प्रयास करती है। प्लेटो ने शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम तय किए हैं। 6 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक आयु वर्ग के हिसाब से जो पाठ्यक्रम तय किए गए हैं वे पूर्ण रूप से मानव मनोविज्ञान के अनुकूल है। और ये बहुत अच्छी बात है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा है। एथेंस की शिक्षा का एक सुधार कहा जा सकता है कि वहाँ केवल पुरुषों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। प्लेटो की शिक्षा योजना स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। और जो अगला पॉइंट है कि नैतिक विकास पर बल दिया है। नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य, कलाकृतियों, इन पर पाबंदी लगाई गई है और सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से प्लेटो की जो शिक्षा है उसमें शासन को एक कला मानकर सुशासन के लिए शासकों के शिक्षण पर बल दिया गया है और शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। तो ये एक बहुत शिक्षा शास्त्रियों के लिए गौरवपूर्ण बात है कि प्लेटो ने शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना। जो पहला बिंदु है कि केवल अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, सभी वर्गों के लिए नहीं। प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उत्पादक वर्ग को कोई विशेष प्राविधिक ज्ञान देने की व्यवस्था नहीं की गई है। सैनिक और विशेष रूप से शासक वर्ग की शिक्षा पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया गया है। तो इस तरह से यदि शिक्षा को सामाजिक जागृति के सशक्त साधन के रूप में हम माने तो उत्पादक वर्ग को उन साधनों से वंचित रखना उचित नहीं कहा जा सकता। यह व्यवस्था अप्रजातांत्रिक है। प्लेटो की शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यावहारिक कम है। एक तो इसमें पाठ्यक्रम जो है उसमें
दर्शन और गणित पर अधिक बल दिया गया है, साहित्य की उपेक्षा हुई है। पाठ्यक्रम बहुत लंबा भी है। इतने लंबे समय तक उत्साह का बने रहना बहुत मुश्किल है। एक उत्साह के साथ, एक ऊर्जा के साथ इतने लंबे समय तक शिक्षा ग्रहण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यंत लंबा है, खर्चीला है और कला और साहित्य पर नियंत्रण भी उचित नहीं कहा जा सकता। राज्य के कठोर नियंत्रण में इनका विकास संभव नहीं है। तो जो प्लेटो की शिक्षा है वो व्यक्तित्व के विकास के लिए नहीं, वरन राज्य के विकास के लिए है। प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण करना था और उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्लेटो ने शिक्षा योजना बनाई है। तो इसलिए आलोचकों का मानना है कि राज्य की उन्नति हेतु व्यक्ति की अवहेलना की गई है। तो इस तरह से प्लेटो की शिक्षा में अनेक शिक्षा योजना में दोष हैं, पर उसके बाद भी उसकी शिक्षा योजना का महत्व उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है, उसमें कुछ कमियां हैं, पर कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। प्लेटो ने शिक्षा को सत्य की खोज का साधन माना। शासन जैसे मुश्किल या जटिल कार्य के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। शिक्षा को अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में माना, जो विचारों को परिष्कृत करती है, श्रेष्ठ गुणों का विकास करती है। तो इस तरह से प्लेटो ने शिक्षा में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को स्थान दिया है। साथ ही स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की है। ये जो प्लेटो की शिक्षा के बिंदु हैं जिनकी आज भी प्रशंसा की जाती है। तो कुल मिलाकर प्लेटो की शिक्षा में कुछ कमियां होने के बावजूद भी यह मानव के सर्वांगीण विकास को अपना ध्येय मानकर चलने वाली शिक्षा व्यवस्था है।